हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके सीडीपी के क्वेश्चंस। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आपका सेशन चलने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विश आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। नाउ अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज चिल्ड्रन। तो एक जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव होता है वो बच्चे को किस तरीके से देखता है। वो देखता है उसको एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, कि वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा खुद के एक्सपीरियंसेस से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे खुला छोड़ देंगे, उसकी लर्निंग को गाइड नहीं करेंगे, बट हम उसको मौके देंगे कि वो खुद ही अपनी नॉलेज क्रिएट करे। ठीक है, तो ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। थर्ड फर्स्ट एज इन फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर लेट्स यूज हाइलाइटर ऑफ रेड कलर, गेस ये बेटर रहेगा। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असर्शन दे रखा है साउंड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट चिल्ड्रंस एबिलिटी टू एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स कॉग्निटिव ग्रोथ। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है कि एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी एक बच्चे की एबिलिटी को प्रमोट करती है, जिससे वो सोशल इंटरेक्शन में एंगेज होगा, जिससे उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ भी स्टिमुलेट होगी। ठीक है, नाउ रीजन इसका दे रखा है कि ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। सो देखो, असर्शन सही है ना, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है इसकी, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया है इन लोगों ने कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इसलिए ये सही हो जाता है कि जब सब चीज़ें सही मिलेगी तब ही बच्चा सोशली इंटरेक्ट कर पाएगा, और सोशली सही से इंटरेक्ट कर रहा है तो कॉग्निटिवली भी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, और रीजन इसका यही है क्योंकि सारे डेवलपमेंट के सारे डोमेन्स जो है वो इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सो इमोशनल एस्पेक्ट भी आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा, सिमिलरली हर कोई करेगा एक दूसरे को अफेक्ट, तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, यार देखो, एक और चीज है, चलो मैं वो बाद में बताऊंगी, पहले दो चार क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद बताऊंगी। नाउ एज सून एज सुनीता बिगेन टू वॉक शी वुड डांस वेदर शी हर whenever she heard music. Her parents clapped when she danced and encouraged her to imitate dancing by children on the TV shows. Soon Sunita started to dance quite well. तो तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यहाँ इलस्ट्रेट हो रहा है। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं जरा। तो सुनीता जो है उसको डांस करना अच्छा लगता है, तो जैसे ही वो म्यूजिक सुनती है वो नाचने लग जाती है। उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसको एनकरेज करते थे क्लैपिंग करके जब भी वो नाचती थी, और उसको बोलते थे कि तुम जो भी टीवी शो पे जो बच्चे जैसे डांस कर रहे हैं तुम उनको इमिटेट करने की कोशिश करो। और वैसे देखते देखते ही वो अच्छे से सीखने लग गई। तो ये जो आपका ये है, ये आपका जो शो कर रहा है ये किसका है, ये किसका ऑप्शन है आपका सही, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका ये है कि डेवलपमेंट जो है आपका, इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उसको शुरू से ही थोड़ा बहुत तो था उसके अंदर वो हेरिडिटी से, कि शायद उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एनवायरनमेंट जब उसे अच्छा मिला, ठीक है, उसको पेरेंट्स ने एनकरेज किया और जब उसने टीवी से देखा तब वो और अच्छा नाचने लगी। तो डेवलपमेंट जो है आपका वो रिजल्ट हो गया आपका हेरिडिटी ऑफ और एनवायरनमेंट का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो मैं देखो इंग्लिश में दिखा करके ना मैं हिंदी में समझा देती हूँ, और यहाँ पे मैं बीच में ऐसे रोक लेती हूँ। तो अगर आपको लगे ना तो आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ लिया करो, फिर दोबारा मेरी बात सुन लिया करो अगर आपको वो करना हो तो। अदरवाइज आप क्वेश्चन पॉज करके भी सब चेकआउट कर सकते हो। सो प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस विद, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होती है वो आपकी जो शुरू होती है वो इन्फेंसी से ही शुरू हो जाती है, फैंसी से ही आपकी शुरू हो जाती है प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी आपका हो जाएगा ये शैशवास्ता। ठीक है, वाह, अब तो हाइलाइटर भी नहीं चल रहा है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल। ठीक है, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज जो बेस्ड हैं आपकी जीन पियाजे की थ्योरी के बेसिस पे, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बेसिस पे। सो इन ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको उसको लेकर के ये बताना है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो सिर्फ फोकस करती है सिर्फ रूट मेमोराइजेशन पे नहीं, वो कंसिडर करती है कि बच्चों को उसकी एज के हिसाब से करिकुलम डेवलप करवा के देना चाहिए, मतलब बच्चे की एज को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डेवलप करें।
और तीसरा है कि कंटेंट को सीक्वेंस एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट लेके जाते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है वो चीजें जो हम देख नहीं सकते हैं, कंक्रीट होता है वो चीजें जो हम देख सकते हैं। तो पहले हम लोग कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, पहले हम बच्चों को वो चीजें समझाते हैं जो उनकी नजरों के सामने है, फिर हम मैथ्स की ऐसी ऐसी क्वेश्चन पे आएंगे जहां बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। कंसिडर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, नहीं, प्याजे ने तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात ही नहीं करी थी। तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम सही है यहाँ पे। तो पियाजे ने क्या किया था यहाँ पे, उसने बोला था कि करिकुलम को एज के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है पियाजे ने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए, सेंसरी मोटर, आपका प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, तो उसी हिसाब से उसने एज के हिसाब से करिकुलम की बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी। आगे बढ़ते हैं। According to Jean Piaget, basic building blocks of thinking, which are organized systems of action or thought that allow us to mentally represent the objects and events in our world, are called। तो जीन प्याजे के हिसाब से जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं थिंकिंग के, जो हमारे ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एक्शंस भी हम जिसको कहते हैं, वो और जो थॉट है उसको, वो हमारे विच आर ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ एक्शंस और थॉट, हाँ मतलब वही, ठीक है, दैट अलाउ अस टू मेंटली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन आवर वर्ल्ड। इसका आंसर आपको, अगर जीन प्याजे ने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग बोल दिया, बात करी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, बच्चे सोच रहे हैं, कुछ थिंकिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्कीमा डाल देना, स्कीमा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जहाँ पे आपकी छोटे छोटे बच्चे कुछ कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो थिंकिंग से रिलेटेड है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग इज स्कीमा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्कीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। Who proposed that social interactions play a significant role in transforming basic mental capacities into higher cognitive processes? किसने propose किया था कि social interactions जो हैं वो significant role play करते हैं ट्रांसफॉर्म करने में बेसिक मेंटल कैपेसिटीज को इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस? तो आपका ये जो किया था ये लेव वाइगोस्की ने किया था। ठीक है, ये करने वाले लेव वाइगोस्की थे, और लेव वाइगोस्की के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो अगर आप कल्चरल उसकी बात करोगे, सोशल इंटरेक्शंस की सबसे ज़्यादा बात सोसाइटी की वेगोस्की ने करी है, कल्चर की उसने करी है, वेगोस्की ने करी है। उसके हिसाब से जो बच्चा सीखता है वो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में सीखता है। ठीक है, तो जहाँ सोशल जहाँ कल्चरल वर्ड दिख जाए वहां पर आप लेव वाइगोस्की आराम से चूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सामाजिक अंतःक्रिया हिंदी में, इस वर्ड को भी आप लेव वाइगोस्की के साथ जोड़िए हमेशा। Now, which of the following is based on Lev Vygotsky's theory of cognitive development? लेव वाइगोस्की के हिसाब से ये कौन सी टीचिंग होगी आपकी इनमें से? लेव वाइगोस्की के हिसाब से आपकी होगी ये रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, सो योर रेसिप्रोकल टीचिंग वुड बी राइट आंसर। ठीक है, और इसे हम हिंदी में कहते हैं पारस्परिक अध्यापन। ठीक है, एक दूसरे को पढ़ाना, मतलब जैसे कि तुम मुझे पढ़ा दो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, तो मतलब हम आपस में एक दूसरे से समझ रहे हैं ना, तो ऐसे करके ही वो सबसे अच्छी होती है। ठीक है, जहाँ सोसाइटी से बच्चे सीख ले, एक दूसरे से कर ले। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, एट विच स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग इज अ चाइल्ड हु रीजन्स दैट Hind should obey the law as it is his duty as a citizen, and if no one is allowed to steal, even hinds should not be allowed। तो बच्चा ये आपको बताना है कौन सी स्टेज में है मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल रीजनिंग की, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि हेंस को लॉ ओबे करना चाहिए क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है एज अ सिटीजन, और किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट उसको भी अलाउ नहीं होना चाहिए। जब किसी को अलाउ नहीं कर रखा हमने कि कोई चोरी नहीं कर सकता, तो हेंस को भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर तो ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, तो ये आपका लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में आ गया है। ठीक है, सो योर सेकंड ऑप्शन वुड बी राइट हेयर। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। पता है एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे नहीं पता, अभी लाइव स्ट्रीम नहीं चल रही है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है, तो मुझे नहीं पता होता, मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों की उम्र आई गेस 21-22 साल तो मिनिमम होगी ही। तो 21-22 साल की उम्र में बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, तो मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी, स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है,
तो कभी कभी फिर मुझे नहीं पता ना किस हर हर किसी का मेंटल लेवल कितना है, लेकिन 21-22 साल के हैं तो ये मान के चलती हूँ। बट अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है ना कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गूगल पे सर्च कर लो उसे, क्योंकि देखो मेरे को तो नहीं पता होगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीम चल रही है नहीं चल रही है ये, मैं रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ कि आपको किस बच्चे को क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप एज अ टीचर हो, ठीक है, अब आप अपने आप को सिर्फ एक लर्नर मत कंसिडर करो, एक टीचर भी कंसिडर करो, क्योंकि आपको आगे पढ़ाना ही है। ये आप प्रिपरेशन एक पढ़ाने के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कोई डाउट हो, किसी जगह पे कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप प्लीज उसको गूगल पे सर्च करा करो, ठीक है। बिकॉज एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब मैं अगर लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रही तो मैं कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टैकल कर पाऊंगी, ठीक है। अगर लाइव स्ट्रीम चल रही होती तो ऑफकोर्स हम आराम से देख लेते कि किसकी क्या क्वेरीज है, क्या समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ, वो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, तो फिलहाल तो मैं लेक्चर्स इतने कंसाइज रखने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से मेन मेन कॉन्सेप्ट बच्चे अपने दिमाग में इजीली रख लें, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में से इनमें से कौन सी प्रिंसिपल जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल्स शुड अकाउंट फॉर ईच स्टूडेंट्स पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट। हाँ, यहाँ पे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही सही आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ये तो देखो सही बोल रहा है कि स्कूल का काउंट करना चाहिए। चाहो तो आप नीचे के तीन भी पढ़ सकते हो, बट फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप आराम से तीनों ऑप्शन इसके पढ़ लेना पॉज करके। मैं अभी फिलहाल इसको नीचे कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट प्रपोज्ड इन हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इसमें से कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस जो है वो हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी, जो गार्डनर की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, उसमें प्रपोज नहीं करी गई है। देखो सारी करी थी, लिंग्विस्टिक करी थी हमने, बॉडीली काइनेस्थेटिक करी थी हमने, इनफैक्ट हमने म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी करी है, लेकिन हमने ना क्रिस्टलाइन नहीं करी है। क्रिस्टलाइन और फ्लूइड जो था, फ्लूइड इंटेलिजेंस वाला जो था वो मॉडल अलग है, वो हावर्ड गार्डनर का मॉडल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा नॉट वाला वो हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। सो यार फोर्थ विल बी राइट आंसर है, ठीक है। इधर भी आपका फोर्थ हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। जेंडर बेस्ड लर्निंग टास्क तो मतलब कि थोड़ा हैवी मैन फोर्स वाला काम लड़कों को दे दो और सिंगिंग वगैरह का लड़कियों को दे दो, या फिर आप एम्फोसाइज करोगे जेंडर स्पेसिफिक रोल और बिहेवियर पे, या फिर फैसिलिटेट करोगे क्लासरूम डिस्कशन अबाउट जेंडर ट्रेट्स। एक जेंडर के क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो फैसिलिटेट करोगे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफकोर्स फोर्थ आंसर आपका सही होगा, कि हम जेंडर्स की बात करेंगे यहाँ पे और उनके ट्रेट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्कशन ही करेंगे हम बेसिकली यहाँ पे। आगे, इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। एक क्लासरूम जहाँ पे डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वहां पर एक टीचर को एडवोकेट करना चाहिए और सेलिब्रेट करने चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर उनको रिड्यूस करना चाहिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, या फिर इग्नोर करना चाहिए, या फिर कंसिडर करना चाहिए उन्हें एज अ प्राइमरी ऑब्स्टेकल, मतलब एक रुकावट प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग में। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, एडवोकेट और सेलिब्रेट करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, और यहाँ पे जैसे कि बच्चे आराम से अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से लर्निंग कंटिन्यू कर सके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ऑफकोर्स हर बच्चा अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमें ध्यान रखते हुए उनके लिए अलग अलग एजुकेशन प्लान बनाने होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इन द कंटेंट ऑफ असेसमेंट। एनईपी 2020 क्या प्रमोट करती है आपके असेसमेंट के उसमें। तो एनईपी 2020 जो कर रही है अब वो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है, जहाँ पे बच्चे की हर चीज के बारे में मेंशन्ड हो, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ अकेडमिक्स ही ना हो, सब कुछ हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 360 डिग्री वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका, इन नेक्स्ट 10 years विल साइंस एडवांस इनफ टू एक्सप्लोर लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, अबव क्वेश्चन विल प्रमोट डैश थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स बिकॉज इट सीक्स। अब एक क्वेश्चन है कि अगले 10 साल में क्या साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ, प्लैनेट्स पे, दूसरे पे, मार्स पे तो कर ही रहे हैं हम, खैर। सो ये जो क्वेश्चन है क्या प्रमोट कर रहा है और क्या सीख कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं, और कोई बोलेगा, कोई अगर हाँ नहीं भी बोलते हैं तो रीजन सबके बहुत अलग होंगे। तो यहाँ पे सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट आंसर्स हैं, इसलिए वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है। और मेनी पॉसिबल आंसर्स हैं यहाँ पे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इधर। आगे बढ़ते हैं। Assertion, a teacher encourages students to make a presentation about their local heritage for the school project. अब एक टीचर एनकरेज करती है बच्चों को कि आप प्रेजेंटेशन बनाओ अपने लोकल हेरिटेज की फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। अब रीजन वो दे रही है कि शेयरिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वंस कम्युनिटी एंड हेरिटेज हेल्प स्टूडेंट्स फील इंक्लूडेड इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे आपका जो रीज़न ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो अपने कम्युनिटी का और हेरिटेज का, वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है इंक्लूड, क्लास में इंक्लूड करने में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जो इसका रीज़न है, असर्शन जो है वो तो ठीक है कि यहाँ पे एनकरेज करना चाहिए टीचर को कि बच्चे अपने अपने लोकल हेरिटेज के ऊपर बनाए। और रीजन भी इसका सही है कि एक्सपीरियंस शेयर करना इसलिए हेल्प भी करता है कि स्टूडेंट्स इंक्लूड भी फील करें क्लास में, अपने बारे में वो थोड़ा बताएं, थोड़ा उनको थोड़ी सी अटेंशन मिले। तो आपकी दोनों चीजें ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रोप्रिएट साइजिंग एंड स्पेसिंग ऑफ लेटर्स, मिक्सिंग ऑफ कर्सिव एंड प्रिंट लेटर्स एंड इनकरेक्ट स्पेलिंग आर आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब बच्चे को लिखने में दिक्कतें होती हैं, जब राइटिंग के साथ प्रॉब्लम है, साइजिंग के साथ प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं है लेटर्स के बीच में, कर्सिव और नॉर्मल राइटिंग को मिक्स कर देते हैं प्रिंट लेटर्स को, तो स्पेलिंग्स गलत होती है, तो ये आपके जो लिखने वाली प्रॉब्लम सारी होती है वो एसोसिएटेड होती है आपकी डिस्ग्राफिया से, ठीक है। सो डिस्ग्राफिया जो होता है आपका प्रॉब्लम विद राइटिंग होता है इसमें, और डिसलेक्सिया में आपकी प्रॉब्लम जिसमें होती है वो आपकी लिखने में होती, वो बोलने में होती है, रीडिंग में होती है, मतलब बोलने एज इन स्पीकिंग में नहीं होती बट रीडिंग में होती है, स्पेशली डिसलेक्सिया में। बट डिसग्राफिया में सिर्फ लिखने में, ग्राफिया से याद कर लो कि लिखना, ठीक है। यहाँ पे आपका लेखन वैकल्य है, हिंदी वालों के लिए तो इतना इजी है समझना कि भाई यहाँ पे लेखन की बात कर ली, क्योंकि इतनी इजी है ना हिंदी। वाचन बोला है तो चलो इसमें बोलने में, रीड करने में दिक्कत हो रही है, लेखन बोल दिया चलो लिखने में, और गुड़ज बोल दिया चलो ये मैथ्स की बात हो रही है। सो इट्स सिंपल इन हिंदी, बट कुछ कुछ चीजें हिंदी में भी बहुत डिफिकल्ट होती है, वो सर से ऊपर चली जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हिंडर्स इंक्लूजन इन एजुकेशन, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ना इंक्लूजन को रोकेगा क्लास में? मतलब कि जब हम बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको हम चाह रहे हैं कि वो साथ में बैठ के पढ़े, तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो अलाउ नहीं करेगा? तो मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, मल्टीपल वेज ऑफ लेबलिंग द स्टूडेंट्स। देखो यार, हम स्टूडेंट्स को लेबल नहीं करेंगे। लेबल करने का मतलब होता है कि हम ये बोल रहे हैं कि ये ब्लाइंड है, ये डीफ डेफ है, ये और डम्ब है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लेबल नहीं करेंगे बच्चों को। हम मल्टीपल वेज ढूंढेंगे अपने उन एक्सप्रेस करने के उनके ओपिनियंस और अपने ओपिनियंस, हम मल्टीपल वेज ढूंढेंगे कि उनको उनकी लर्निंग प्रोसेस में एंगेज कर सके। बट वी विल नेवर नेवर लेबल द स्टूडेंट्स, ठीक है। लेबल इज अ नेगेटिव वर्ड, और आपको ये नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव क्वेश्चंस के साथ नहीं देना होता। जब आपसे नॉट पूछेगा तब आप लेबल वाले वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये हम बच्चों को लेबल नहीं करेंगे, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट विल बी एबल टू लर्न एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली इफ दे आर प्रोवाइडेड विद।
जिन बच्चों को दिखने में प्रॉब्लम होती है वो लर्न भी कर पाएंगे और कम्युनिकेट भी कर पाएंगे इफेक्टिवली अगर उनको प्रोवाइड किया जाए क्या, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग, ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर, टेक्टाइल प्रिंट मटेरियल। अब देखो उस बच्चे को दिख नहीं सकता है, तो अगर उस बच्चे को दिख नहीं सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो साइन लैंग्वेज का क्या करेगा बच्चा? साइन लैंग्वेज तो उनके लिए होती है ना जो एटलीस्ट देख सकते हो, तो दिस विल नॉट वर्क। ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग बिल्कुल ये वर्क करेगी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेगा वर्क। और यहाँ पे उसके बाद आपका टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर सॉफ्टवेयर बिल्कुल ये भी करेगा आपको हेल्प। टेक्टाइल प्रिंटेड मटेरियल ये भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन वाला आपको दिख रहा है फोर्थ, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको कि क्यों वो हेल्प करेंगे। हम फर्स्ट वाला ऑप्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जिन आपने, अच्छा किस किस ने वो वाला सॉन्ग सुना है, वो वाला, वो खाब सॉन्ग था ना, बड़ा फेमस हुआ था, उसमें वो साइन लैंग्वेज यूज करके उस लड़की को प्रपोज करता है या इम्प्रेस करता है, तो वो लड़की सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, इसीलिए उसको साइन लैंग्वेज से वो समझा रहा होता है, ठीक है। तो जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनको साइन लैंग्वेज, उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज करी जाती है। नाउ 20 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा उन बच्चों के लिए जिन जो गिफ्टेडनेस से हैं। आप गिफ्टेडनेस से बॉर्न है, मतलब कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो टॉपर्स होते हैं ना, फर्स्ट आते हैं जो हमेशा, तो क्लासेस में उनको बोला जाता है कि वो गॉड गिफ्टेड है या फिर उनमें गिफ्टेडनेस है, मतलब दे आर टैलेंटेड, ठीक है। तो उनके लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं इसमें सही रहेगा उन बच्चों के लिए यूज करना? तो यहाँ पे आपका लर्निंग फॉर द सेक ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड, मतलब सिर्फ लर्निंग इसलिए कर रही जा रहे हैं ताकि, क्योंकि एग्जामिनेशन होंगे और उनका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये तो बेकार चीज है, ऑफ कोर्स ये आपका नॉट के लिए तो यही होगा, बट फिर भी हम बाकी ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे यही आपका सही आंसर है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड टास्क चैलेंज देम, बिल्कुल ये सही चीज है। और क्यूरियोसिटी होगी एक्सप्लोर और लर्न करने में, ये भी सही चीज है। हाई अचीवर इन वन और मोर डोमेन्स, ये भी सही चीज है कि अगर गिफ्टेडनेस है बच्चे के अंदर तो वो क्यूरियोसिटी भी होगी, वो हाई अचीवर भी होगा, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड भी होगा, लेकिन वो बच्चा वो नहीं होगा जो सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़े, ठीक है। तो वो करेक्टरिस्टिक नहीं होगा उस बच्चे का। यहाँ पे आपका 20, इसका कौन सा ऑप्शन था? यहाँ पे फर्स्ट था ना, यहाँ पे भी फर्स्ट ही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू डील विद मिसकंसेप्शन अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। अब अगर बच्चों डील करना है बच्चों की मिसकंसेप्शन से, ठीक है, मतलब बच्चों में जो मिसकंसेप्शन हो रही है उसको अगर हमें ठीक करना है, उसको रोकना है, तो मिसकंसेप्शन मतलब होता क्या है पहले तो आप ये समझ लो। मिसकंसेप्शन मतलब होता है जब आपके दिमाग में ना किसी चीज को लेकर के कुछ और चीज हो गई है, जैसे कि मिसकंसेप्शन बहुत सिंपल सी यही है कि एक मैं कौन सा एग्जांपल दे रही थी, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। ओके चलो, मिसकंसेप्शन यही हो गई कि चार पैरों वाला जानवर जो होता है वो डॉगी ही होता है। एक बच्चे के दिमाग में मिसकंसेप्शन यही है, बट ऐसा नहीं है, चार पैरों वाली कैट भी होती है, चार पैरों वाला हॉर्स भी होता है, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन होती है दिमाग में बच्चों की कि जो हाफ इंफॉर्मेशन की वजह से दिमाग में बच्चों के गलत कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए टीचर क्या करेगी? फैसिलिटेट करेगी डिस्कवरी लर्निंग, यूज करेगी डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन, शेम करेगी, बच्चों को डांटेगी, शर्मिंदा करेगी और उनको पनिश करेगी, या फिर इग्नोर कर देगी मिसकंसेप्शन को। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका सबसे सही होगा कि हम उनकी डिस्कवरी लर्निंग को फैसिलिटेट करेंगे, मतलब कि उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो अपनी मिसकंसेप्शन क्लियर कर सके, उनको ऐसी चीजें शो करेंगे जिससे क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लो मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था 4 लेग वाला, तो वो अगली बार उनको बच्चों को हॉर्स दिखाएंगे और देखेंगे कि ये जो जानवर है ये डॉग नहीं है, ये हॉर्स है और इसकी भी 4 लेग्स है, ये कैट है इसकी भी। तो बच्चों की वो जो मिसकंसेप्शन है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग होगी कि बच्चे खुद ही, मतलब कि आप उन्हें शो कर रहे हो और बच्चे खुद ही थोड़ा अपना दिमाग लगा करके कर रहे हैं, फिर आप उन्हें सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उन्हें रटवा रहे हो और बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी तो बहुत सिंपल सा है ये। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय, स्टूडेंट जो होते हैं वो बेस्ट किससे सीखते हैं? मीनिंगफुल एंगेजमेंट विद कॉन्टेक्स्ट, पैसिवली, पैसिवली तो कभी सीखेंगे ही नहीं, ठीक है, पैसिवली नहीं एक्टिवली सीखेंगे बच्चे हमेशा। कॉपी करके भी बिल्कुल नहीं सीखेंगे।
रोट मेमोराइजेशन से तो कभी नहीं सीखेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर भी ठीक हो जाता है, जो होता है मीनिंगफुल एंगेजमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है, यहाँ पे भी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है अब, ये होता है आपका असर्शन, अ टीचर शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स एंड नॉट गिव एनी रेफरेंस टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स वंस दोज हैव बीन टेस्टेड। तो एक टीचर को प्रेजेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिस्कनेक्टेड चंक्स में प्रिपेयर वो प्रेजेंट करना चाहिए बच्चों को, और उनको कोई रेफरेंस नहीं देना चाहिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का जो टेस्ट हो चुका है। मतलब अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ा दिया, टेस्ट ले लिया, तो उससे आप कोई मतलब मत रखो, अब उसका कोई रेफरेंस मत दो, और ऐसे डिस्कनेक्टेड चंक्स में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करो। ठीक है, और रीजन है लर्निंग अकर्स इन लीनियर मैनर। ठीक है, तो देखो आपके तो इसमें दोनों ही गलत हो गए हैं, ना तो असर्शन सही है ना वो सही है। लर्निंग आपकी स्पाइरल उसमें होती है, लीनियर में नहीं होती, और असर्शन में जो है डिस्कनेक्टेड चंक्स में कभी इंफॉर्मेशन को नहीं करना चाहिए प्रेजेंट, कनेक्टेड चंक्स में एक फॉर्मेट में करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर कि आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, आपने बीएड बीएलएड जो भी आप कर रहे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि लेसन प्लान बनाते हो तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग वाला भी रहता है, तो उस पर हम बहुत एम्फोसाइज देते हैं, तो आपका यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों ही फॉल्स हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका हो जाता है फॉल्स। अच्छा, अगर आपको अब तक ये लेक्चर अच्छा लग रहा है और सब कुछ समझ में आ रहा है सही से, और मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है सच्ची में कोई हेल्प हो रही है आपकी प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ एक रेड हार्ट ज़रूर दे के जाना कमेंट सेक्शन में। मतलब जितने भी लोग अगर देख रहे हैं, अगर सच में आप लोग मानते हो कुछ कि हाँ हमें सच्ची में हेल्प हो रही है और इससे हमारा एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा, तो प्लीज़ एक रेड हार्ट ज़रूर देना, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चलो यार काफ़ी लोगों की इस चीज़ से हेल्प हो रही है। ठीक है, तो फीडबैक एक टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ यार फीडबैक ये ज़रूर देके जाना आप। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक रेड हार्ट ज़रूर डालना कमेंट सेक्शन में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन एनहांसिंग ट्रस्ट इन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो कौन सा इसमें से जो होगा एक इफेक्टिव चीज़ होगी जिससे हम एक बच्चे और टीचर के बीच के रिलेशनशिप में ट्रस्ट एनहांस कर सके, ट्रस्ट बढ़ा सके। तो एक एटीट्यूड ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टूडेंट बाय द टीचर। ठीक है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हो बच्चे के लिए, बच्चे की बाय द टीचर, मतलब टीचर बच्चे को कैसा भी हो, बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, बुरा है, बेकार है, शरारती है, ऐसा भी है, बट उसे एक्सेप्ट करे फिर भी एज हिज स्टूडेंट, हिज और हर स्टूडेंट। ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट दे बच्चों को सिर्फ उनकी अपेयरेंस के बेसिस पे। ठीक है, अगर अच्छे दिखते हैं तो अच्छे, बेकार दिखते तो बेकार, या फिर ऑफर करे फ्रीक्वेंट रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट बच्चों को, या फिर अफेक्शन उन बच्चों को दिखाएं जो सिर्फ डिजायरेबल बिहेवियर शो करे, मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसी को अफेक्शन, बाकी को कुछ नहीं। तो ऑफ कोर्स हमें फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है यहाँ पे, क्योंकि एटीट्यूड जैसा हमने बताया कि बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अनकंडीशनल, बच्चा कैसा भी हो। ठीक है, क्योंकि एट लास्ट वो एक स्टूडेंट ही है और आप एक टीचर ही हो, तो वो कैसा भी है आपका स्टूडेंट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्टूडेंट व्हेन ही फोकसेस ऑन लैक ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड नेगेटिव आउटकम वैल्यू ऑफ एन एक्टिविटी। कौन सा इमोशन जो होगा एक बच्चा फेस करेगा जब उस नेगेटिव आउटकम आ रहा है किसी भी एक्टिविटी का, और वो कंट्रोलेबिलिटी लैक कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फोकस ही फोकसेस ऑन लैक ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, मतलब कि दिक्कतें हो रही हैं। अब यहाँ पे तो देखो प्राइड नहीं होगा, होप नहीं होगी, एंजॉयमेंट नहीं होगी, एंजाइटी ही आएगी। इनफैक्ट मैंने तो पता नहीं कैसे इस एक्टिविटी को भी एंजाइटी पढ़ लिया था, खैर। बट यहाँ पे अगर आपको ये सब चीजें दिख रही है कि हाँ जहाँ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है वहां पे तो फिर एंजाइटी होगी, प्रॉब्लम्स ही होगी। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी सपोर्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न। इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी सपोर्ट करती है बच्चों की मोटिवेशन को लर्न करने के लिए। तो आप एक एम्फोसाइज सब सेटअप करो एक प्यूनिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट, या फिर एम्फोसाइज करो बच्चों के को कि वो जल्दी से टास्क फिनिश करें कैसे भी कॉस्ट किसी भी तरीके से, या फिर फोकस करो कंपटीशन को बच्चों में, या फिर सपोर्ट करो हर किसी को उसके इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स अचीव करने में। तो ऑफ कोर्स फोर्थ ऑप्शन विल बी योर, एक मिनट क्या ऊपर हो गया, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर यहाँ पे।
ठीक है, कि हम इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स हर बच्चे के डिफरेंट है, हम उनको सपोर्ट करेंगे कि वो अपने लर्निंग गोल्स अचीव कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। द एबिलिटी टू थिंक ऑन वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। जो एबिलिटी होती है आपके सोचने की अपने खुद की थिंकिंग प्रोसेस पे, इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। दिस क्वेश्चन इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन, काफी प्रीवियस ईयर में आपको दिखा होगा ये, जो मैंने करवाए हैं उनमें, और नहीं भी एक दो में तो दिखा ही होगा, एक दो में तो मैंने करवाया है, मुझे याद है। तो मेटाकॉग्निशन आपको पता है, जब हम अपनी खुद की थिंकिंग पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम कैसा सोचते हैं। ठीक है, हम अपनी थिंकिंग, जैसे कि एक रिफ्लेक्शन होता है खुद के बारे में ही, आपको पता हो तो वो होता है आपका मेटाकॉग्निशन, कि अपनी थिंकिंग के बारे में ही सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, मेटाकॉग्निशन को हिंदी में कहते हैं अति संज्ञान, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, अति संज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट नॉन एग्जाम्पल्स बिल्कुल देने चाहिए, नॉन एग्जाम्पल्स जो हैं वो यूज करने चाहिए, क्योंकि वो एनहांस करते हैं क्लैरिटी किसी भी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने में वो हेल्प करते हैं, इसीलिए हमें बिल्कुल उनको यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा रेलिवेंट नहीं होता है किसी भी कॉन्सेप्ट की किसी भी कॉन्सेप्ट की लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको करवाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है, अगर आप प्रायर नॉलेज बच्चों की एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, नॉट वाला नेगेटिव आंसर ढूंढना है हमें, है ना। क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो और कैटेगराइज कर रहे हो न्यू इन्फॉर्मेशन को, तो ये भी अच्छी चीज है। प्रेजेंटिंग कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को विदाउट लिंकिंग विद स्टूडेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो यार ये एक अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो नेगेटिव आंसर है वो हमें मिल गया, हम विद लिंक नहीं कर रहे बच्चे की उससे सोशल कॉन्टेक्स्ट से, तो नहीं होगी लर्निंग, अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अ टीचर इज प्लानिंग टू फैसिलिटेट, ये अच्छा दोबारा दूसरा क्वेश्चन है ये। A teacher is planning to facilitate discovery learning among her students for their purpose. She should क्या करना चाहिए उस टीचर को for their purpose? यहाँ पे एक्सटेंसिवली लेक्चर मेथड यूज करें, या फिर सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस करें, या फिर फैसिलिटेट करें सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपेरिमेंटेशन, और जिसमें कि वो सिर्फ वो गाइडेंस प्रोवाइड करे बच्चों को, और या फिर बच्चों को बोले कि काम करो अपना बिना किसी गाइडेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, कि हाँ बच्चों को सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपेरिमेंटेशन करवाओ, जिसमें आप थोड़ी गाइडेंस रख रहे हो। ठीक है, एक्टिवली बच्चे वर्क करेंगे, आप फैसिलिटेट कर रहे हो उनकी लर्निंग थ्रू गाइडेंस। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाता है। इसी के साथ हमारे खत्म हो जाते हैं 30 क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल अगर अच्छा लगा है तो रेड हार्ट डाल देना। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। सो या गुड बाय।